प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो क्वार्टरली एग्जाम 2025 में दे रहे हो, यानी कि आप लोगों का जो क्लास 9th से त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर महीना 2025 में होने जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखे जाइएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों का जो हिंदी का पेपर होने जा रहा है 18 दिसंबर के दिन, जो कि आपका फर्स्ट पाली में होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इस वीडियो तो देखिए 18 दिसंबर के लिए प्यारे बच्चों, या बिल्कुल आपका रियल क्वेश्चन पेपर हम लोग हिंदी का लेकर के आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल वायरल है। और इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उसका कंप्लीट आंसर बताएंगे। देखिए बिहार के सभी स्कूलों में, लगभग बहुत सारे स्कूलों में एग्जाम हो चुका है इस पेपर का, इसलिए मेरे पास आया है। और इसके पहले जो है प्यारे बच्चों, आप लोगों का अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इन सारे क्वेश्चन को देख के जाइए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जो है याद कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम देने जाइएगा तो पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत पहले एग्जाम हो चुका है बच्चों, तो इसलिए मेरे पास है तो मैं करवा रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम नहीं हो तो आप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए विशाखा 100 आपका यहाँ पर एक रहेगा। और समय वगैरह की बात करेंगे तो समय वगैरह यहाँ पर 3 घंटा का एग्जाम आपको समय मिलता है। 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा है नहीं, 3 महीना वाला आपका यह एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में बात करेंगे ना, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले खंड ब मिलेगा, जिसमें विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद सभी प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर आपको देना है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आपका रहेगा, तो यहाँ पर पांच क्वेश्चन बनाइएगा, 2 मार्क्स के लिए है, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा ना, तो कौन नंबर वाला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन दिया गया है। इसको क्या करना है, इसी से आपको ढूंढ करके जो है इन क्वेश्चन का जवाब लगाना है। जैसे कि पहला देखिएगा, भारत की राजभाषा कौन है। इसके अलावा दूसरा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके अलावा चौथा है, विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है। इसके अलावा पांचवा है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो इन पांचों का मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि कोई पांचों बनाना है तो 10 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका मैं कंप्लीट आंसर दूंगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये ख वाला है, जैसे कि ऊपर का अगर क्वेश्चन है सेम वही तरीके से है। इसको अगर आप इस लाइन से आपको टोटल इस पैराग्राफ से आपको ढूंढ करके इन क्वेश्चन का जवाब आपको लगाना है, लेकिन कोई एक बनाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में एक क नंबर वाला आपका ऊपर है और ये ख वाला है, तो जैसे कि हम इसी का उत्तर दे रहे हैं, ठीक ना, तो इसका उत्तर दे रहे हैं तो हम इसका नहीं दे सकते, कोई एक को देना है। तो अगर आप इसका बनाते हैं तो ऊपर का मत बनाइएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है, इसके अलावा सारे प्रश्नों का जवाब आपको लगाना है। ये भी 2 मार्क्स के लिए हुआ। जैसे कि 5 क्वेश्चन बनाना है तो 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर वाला है तो 10 नंबर आपको दिया जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसमें पैराग्राफ क वाला का दिया है, तो हम क वाला का ही उत्तर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये दूसरा का क वाला है, तो दूसरा का क वाला है ना, तो मैं इसी का उत्तर आपको ऑलमोस्ट पूरा दूंगा। तो इसी से ढूंढ करके आपको आंसर देना है। कौन कौन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहां हुआ था। दूसरा है, पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले। और तीसरा है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के साहित्यकार है। और चौथा है, किसका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। और पांचवा है, साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में क्या कहा। तो मैं इसी का कंप्लीट आंसर दूंगा। इसके अलावा देखिए दूसरा का ये आपका ख नंबर वाला है, देखिएगा ना, तो ये आपका क्या है, ख नंबर वाला है। तो आप अगर इसका भी चाहेंगे तो उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि ये वाला पूरा का पूरा लाइन है, इस पर अगर आपको पढ़ के आप पहला का, दूसरा का, तीसरा, चौथा, पांचवा का आंसर लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग दूसरा वाला का भी क वाला का ही आंसर देंगे, तो उसका नहीं देंगे। तो कोई एक देना है। समझ में आया ना आपको। अब चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जो कि 250 से 200 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर 10 नंबर के लिए सिंपल सा होगा। जैसे कि पहला आपका हो जाएगा नववर्ष, दूसरा है मेरी प्रिय पुस्तक, तीसरा वैज्ञानिक प्रगति और मानव जीवन, और घ नंबर की देशा घटन के लाभ, और अगला है कि दुर्गा पूजा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, नव वर्ष पर जो है निबंध लिख देंगे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो आपका 5वां नंबर प्रश्न बोला है, आप यहाँ देखेंगे ना, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब आपको लगाना है। ये देखिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो 10
नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय वाला होगा। जैसे कि पहला है लोकगीत किसे कहते हैं, दूसरा है बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा तीसरा है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, इसकी उसकी स्थापना किसने की। चौथा है कि निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। और चौथा पांचवा है समुद्रगुप्त कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है। और छठा है कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कभी ऐसा क्यों कहता है। और सातवां है आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में चित्रित सवारी का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि अस्त्रावक्र विमुख सा क्यों बैठ रहा। इसके अलावा 9वां है बिरजू महाराज की बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। और 10 नंबर ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है। तो आप देखेंगे ना तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 का जवाब लगाना है। तो लगातार 1 नंबर से लेके 5वां नंबर तक का मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, फिर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं वो भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला में आपको जो है गठांश पद के आंसर लगाना था। तो ये क वाला का है, आप लिखेंगे एग्जाम में ना तो जैसे कि पहला लिखेंगे पहला, इसके बाद क्या इस तरीके से अंडरलाइन देखिए क देखिए, फिर आप लोग यहाँ पर आंसर पहला का इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका है भारत की राजभाषा कौन है, तो भारत की राजभाषा हिंदी होगी। दूसरा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर के दिन जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है कि हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, तो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, तो ये होगा। इसके अलावा आगे आप देखेंगे तो चौथा है कि विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है, तो हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। और 5वां है इस गद्यांश का उचित शीर्षक दे, तो हिंदी का महत्व जो है इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। अब आप आगे यहाँ देखिएगा तो अगला आप देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का क वाला का हम उत्तर दे रहे हैं पहला का। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आंसर लिखेंगे सुमित्रा नंदन का पंत जो है 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के कोनासी नामक जगह पर हुआ था। इसके बाद आप आगे देखेंगे ना तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले, तो आंसर क्या लिखेंगे पंत की काव्य प्रतिभा के पंख जो है अरमोला की नैस गिंक जो है सुषमा के बीच खुले। इसके अलावा आप आगे यहाँ देखेंगे तो नेक्स्ट आपका तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के साहित्यकार हैं, तो आप लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के साहित्यकार हो जाएंगे। इसके अलावा आप आगे देखेंगे ना तो नेक्स्ट आपका 4 नंबर बोला गया क्वेश्चन बोला कि किसका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था, तो आंसर लिखिएगा सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। आगे आप देखेंगे ना तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर की साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में क्या कहा, तो आप लिखेंगे साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कहा है कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों की जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया 2 नंबर वाला। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा वाला। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है ना इसमें क्या बोला कि किसी एक विषय पर आपको 250 से 150-200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो हम क्या करेंगे नव वर्ष पर यानी कि न्यू ईयर पे हम लोग निबंध लिखेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरीके से आंसर में लिखेंगे नववर्ष पर निबंध लिखेगा नववर्ष का आगमन हर किसी के जीवन में नई उमंगों और आशाएं लेकर आता है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने पिछले साल के अनुभवों से सीखते हुए नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आगे आपका होगा कि नववर्ष की पूर्व संध्या से ही उत्सव का माहौल शुरू हो जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, पार्टियां आयोजित करते हैं और परिजनों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी भी होती है।
इसके अलावा आप इसमें और क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि इस अवसर पर लोग अक्सर नए साल के संकल्प यानी न्यू ईयर्स जो है रिसोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम करना, पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करना या कोई नई आदत अपनाना। ये संकल्प लोगों को व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रेरित करते हैं। इसके अलावा आप आगे इसमें और लिखेंगे कि नव वर्ष केवल जश्न मनाने का ही नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी समय है। लोग अपने बीते हुए समय का मूल्यांकन करते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि हर अंत का एक नई शुरुआत का प्रतीक है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में कहेंगे तो नववर्ष एक सार्वभौमिक उत्सव है जो कि सभी के लिए ताजगी, उम्मीद और बेहतर संभावनाओं का संदेश लाता है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हों। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आप देखिएगा तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको जो है 5 प्रश्नों का जवाब देना था, तो यहाँ पहला नंबर का आंसर देंगे हम लोग। तो लिखिएगा लोकगीत किसे कहते हैं, तो लिखिएगा शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके समान लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध वाणी सहज उद्भूत करता है वही लोकगीत है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन आप दूसरा है, बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे हैं, तो आप आंसर में लिखेंगे बिहार में मुख्य रूप से ध्रुपद, ख्याल, दुमली, दादरा और गजल जैसे शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रचलित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य प्रमुख पद्धतियां हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत है, जिनमें हिंदुस्तानी संगीत के रूप में बिहार में प्रचलित है। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आंसर में लिखेंगे भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में स्थित है। इसकी स्थापना कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिनमें मुख्य रूप से पद्मश्री श्रीमती विद्यांश वाहिनी देवी का नाम आता है, जिन्होंने संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे चौथा है, निम्मो की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की, तो आंसर में क्या लिखेंगे, निम्मो की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के उपक्षित गरीब और शोषित वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। आगे देखिएगा तो नेक्स्ट आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है, तो लिखिएगा समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में मुख्य अंतर यह है कि समुद्र और सीमित और विशाल है, जबकि मनुष्य की इच्छाएं और जीवन सीमित है। समुद्र अपनी गहराई और स्थिरता के लिए जाना जाता है, जबकि मनुष्य का जीवन और स्वभाव चंचल और परिवर्तनशील होता है। तो कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर आंसर बताया। अब चलिए इसका तो साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर .in सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा इस तरीके से आपके फोन में मिथुन स्टडी सेंटर .in देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इधर सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको क्या सर्च करना है, तो क्लास 9th लिखना है और उसके बाद हिंदी लिखना है। ठीक है, क्लास 9 हिंदी लिखना है। इसके बाद आप ऊपर करेंगे, सर्च करने के बाद तो न्यू पेज ओपन होगा। ठीक है, अभी फिलहाल देखिएगा यहाँ पर पोस्ट नहीं डाला गया, ये रूटीन वाला है। इस पर भी क्लिक करके आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्वेश्चन पेपर के लिए लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि देखिए यहाँ पर फोटो दिख रहा है, ये क्लास 11th के लिए ज्योग्राफी का, इसी तरीके से हिंदी का दिखेगा। आप क्लिक करेंगे तो नीचे आइएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पैराग्राफ में आंसर की मिलेगा और सब्जेक्टिव का लिखा रहेगा इस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड आप लोग जो है यहाँ से कर लीजिएगा।